हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 618। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेल एसेसरी डक्ट्स है जैसे कि रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजुकेटरी डक्ट, ये जो डक्ट्स हैं और ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूथेरल और प्रोस्टेट ग्लैंड। वो जो ग्लैंड्स हैं तो उनके फंक्शंस क्या हैं, डक्ट्स और ग्लैंड्स के यहाँ पर फंक्शंस बताने हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। तो चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर से एक बार। तो ये देखिए, मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं। अगर टेस्टिस के अंदर से स्टार्ट करें तो रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर मिलेगा आपको, फिर आती है वास डिफरेंस और फिर वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलकर बनती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये तो हो गई डक्ट्स, ये नाम बता दिए। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इन डक्ट्स का काम क्या होता है कि ये स्टोर करती हैं स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट करती है। और कुछ एपिडिडाइमिस के अंदर कुछ स्पर्म मैच्योर भी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, यानी मैच्योरेशन में भी हेल्प करती है ये डक्ट्स। तो स्टोर और ट्रांसपोर्ट में मेन काम है इन डक्ट्स का। ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस से लेके आउटसाइड यूरेथ्रा तक। मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल, पेयर में सेमिनल वेसिकल मिलता है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है और पेयर बल्बोयूथेरल ग्लैंड मिलता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो इनका वर्क क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। ये जो ग्लैंड्स हैं इनका जो सिक्रीशन है उसे कहा जाता है सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में, जो कि स्पर्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूथेरल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो बल्बोयूथेरल ग्लैंड होता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करता है। तो ये था इसका मेल एसेसरी डक्ट्स और जो ग्लैंड्स थे उनके फंक्शंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। की oogenesis क्या होती है और इसका ब्रीफ अकाउंट दीजिए oogenesis का। जैसे कि पिछला लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर ब्रीफ में तो हम क्या पूरी प्रोसेस को ही एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि वो क्वेश्चन किया था ऐसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो है व्हाट इज oogenesis। तो oogenesis की यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी। तो oogenesis प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी, जो स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल था उससे स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही यहाँ पर जो ओवम मदर सेल है यानी उगोनिया है उससे जो ओवम बनने की प्रोसेस है उसे कहा जाता है oogenesis। तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम। तो जो मैच्योर फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस है उसे कहा जाता है oogenesis। ये कहाँ पर होती है, ये ओवरीज में पाई जाती है। जो oogenesis की प्रोसेस वो ओवरीज में होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होती क्या है। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली और अब हम प्रोसेस देखेंगे। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 4 फेजेस में होती है, ऐसे ये भी 3 फेजेस में होती है। एक एक कर हम सारे फेजेस पढ़ेंगे। तो जो पहला फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होती है, देखिए जो फीमेल होती है, जो फीमेल जब अपने मदर की वोम में होती है यानी कि फीमेल फीटस होता है तभी डिसाइड हो चुका होता है कि कितने गैमेट मदर सेल जो कि उगोनिया होते हैं वो फॉर्म होंगे फीमेल की लाइफ में, और फीमेल कितने ओवम अपनी रिलीज करेगी अपनी पूरी लाइफ में, वो जब वो फीटल अवस्था में होती है तभी डिसाइड हो चुका होता है। तो ये था जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, इसी में यही बताया गया है कि, और ये बताया गया है कि जो सेल्स होती हैं गैमेट मदर सेल वो डिवीज़न स्टार्ट करती हैं और प्रोफेज 1 की जो प्रोफेज 1 के जो स्टेज होती है वहाँ पर अपने आप को अरेस्ट कर लेते हैं। तो एक बार हम पढ़ते हैं। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। कि oogenesis initiated हो जाती है ड्यूरिंग दी एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट की जब जो स्टेज होती है तभी से ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है।
स्टार्ट हो जाती है व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल यानी कि उगोनिया फॉर्म हो जाते हैं ईच फिटल ओवरी, हर एक फिटल की ओवरी में मिलियंस ऑफ गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल फॉर्म होती है। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ना तो कोई उगोनिया बनती है और ना ही एडिड की जाती है आफ्टर बर्थ के बाद में। These cells start division and enter into the prophase one of the primary oocyte, ये सेल्स क्या करती हैं, डिवीजन स्टार्ट करती हैं और जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। अब ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, ये बाद में प्रोफेज 1 इसकी कंप्लीट होती है। अगला फेज देखते हैं, ग्रोथ फेज। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसस सेल्स, हर एक प्राइमरी oocyte अब क्या हुआ कि सराउंड होने लगे ग्रैनुलोसर सेल से। प्राइमरी oocyte तो हो गया था अरेस्ट प्रोफेज 1 में, अब प्राइमरी oocyte सराउंड होगा ग्रैनुलोसर सेल से जिसे कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर और ग्रैनुलोसर सेल्स की लेयर से सराउंड होगा, फिर कहा जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। तो ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसर सेल्स, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, फिर इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte चीज अलग है और प्राइमरी फॉलिकल अलग है। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty, इनमें से लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी कि जब जो फीमेल है वो बर्थ से प्यूबर्टी तक आती है तब तक इनमें से बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। अगर हमने जो पहले इससे फेज देखा था तो उसमें हमने देखा कि मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स फॉर्म होती हैं। अब यहाँ तक प्यूबर्टी तक आते आते 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं हर एक ओवरी में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6,000 to 8,000 नहीं, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट होते हैं ईच ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसर सेल एंड न्यू थीका टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैनुलोसर सेल्स बनती हैं, एक न्यू थीका फॉर्म होता है, तो फिर उसे कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब देखते हैं लास्ट फेज जो है मैचुरेशन फेज। जो मैचुरेशन फेज है वो 2 स्टेज में होता है। इन द फर्स्ट मैचुरेशन फेज, यानी कि एक फर्स्ट मैचुरेशन फेज होता है और एक होता है सेकंड मैचुरेशन फेज, यानी कि ये 2 स्टेजेस में मैच्योर होता है। तो दिस सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मैचुरेशन फेज में क्या होता है। फर्स्ट मैचुरेशन फेज में अब क्या होता है, देखिए प्राइमरी oocyte था सबसे पहले, वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट था, उस पर ग्रैनुलोसर सेल्स की लेयरिंग हुई, वो बन गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल और अब सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल इज characteristic by fluid filled cavity called antrium and the theca layer is organized into an inner theca interna and the external theca या फिर outer theca is called externa। देखिए अब होता क्या है कि जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी बन जाती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे कहा जाता है एंट्रियम, और जो लेयर्स होती हैं आउटर लेयरिंग वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है आउटर लेयर एक्सटर्ना एंड इनर लेयर इंटरना में। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि टर्सरी फॉलिकल का है जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो एंट्रियम कैविटी फॉर्म होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रियम, और क्या होता है कि जो लेयर है आउटर लेयर वो आउटर लेयर एक्सटर्ना और इनर लेयर इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाती है। द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। अब क्या था, अब जो प्राइमरी oocyte था वो तो अरेस्ट था, जब प्राइमरी oocyte अरेस्ट था, प्राइमरी फॉलिकल बना तब भी अरेस्ट था, सेकेंडरी फॉलिकल बना तब भी अरेस्ट था। जब टर्सरी फॉलिकल बना तो प्राइमरी oocyte ने अपने आपको साइज में थोड़ा ग्रो किया और इसके बाद जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट था उसने अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाया। देखिए प्राइमरी oocyte चीज़ अलग है, प्राइमरी फॉलिकल चीज़ अलग है, सेकेंडरी oocyte अलग है और सेकेंडरी फॉलिकल अलग है। यानी कि अब यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte था उसने अपनी प्रोफेज 1 को कंप्लीट किया और सेकेंडरी oocyte को फॉर्म किया, और जब सेकेंडरी oocyte को फॉर्म किया तो एक पोलर बॉडी भी फॉर्म हुई। यहाँ पर जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुई तो उसमें प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। दिस सेकेंडरी oocyte रिमेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte बना उसमें जो साइटोप्लाज्म था, जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा था वो रिटेन रहा
प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में। द टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल था वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में अब कन्वर्ट होता है, यानी कि टर्शरी फॉलिकल जब बना तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया और फिर टर्शरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफर हो गया। दिस सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कोल्ड जोना पेलोसुडा सराउंडिंग इट। अब जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ था उसमें एक मेम्ब्रेन बनी जोना पेलोसुडा, जो कि काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है। The Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte ovum from the ovary by process called ovulation। अब क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और जो सेकेंडरी oocyte थी उसके ऊपर भी जोनो पेलोसुडा की कवरिंग हो गई। तो अब क्या होता है कि रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल और उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो ये है डेफिनेशन ओव्यूलेशन की। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की प्रोसेस से सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल्स में बाहर निकलता है। तो ये था पूरी प्रोसेस। अब एक बार देखते हैं सेकेंड मैचुरेशन फेज क्या था। यानी कि फर्स्ट मैचुरेशन फेज तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है, और जो सेकंड मैचुरेशन फेज होता है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। दिस सेकंड मैचुरेशन फेज अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। ये जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ था ये फिर से म्यूटिक जो म्यूसिस अवस्था में अरेस्ट हो जाता है, यानी कि म्यूटिक स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। तो इसकी म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कैसे होती है? देखिए, ओवम होता है और जब फर्टिलाइज करने स्पर्म ओवम को आता है तो स्पर्म सेंट्रियोल लेकर आता है, तो सेंट्रियोल डिवीजन कंप्लीट करवाता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन हो पाता है। दिस सेकेंड म्यूटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड oocyte। जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना था तो एक तो सेकेंडरी oocyte बना था और एक बनी थी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी oocyte जब मैच्योर हुआ, जब इसकी डिवीजन कंप्लीट हुई, तो इससे एक तो बना ओवम और एक बनी सेकेंड पोलर बॉडी। ओवम यानी oocyte जो मैच्योर फीमेल गैमेट होता है। तो ये थी पूरी oogenesis की प्रोसेस। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, एक बार स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं oogenesis का। तो ये थी उगोनिया, मायोटिक डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte बनी, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट प्रियर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, और ये देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। अब सेकेंडरी oocyte से ओवम बना और सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, ये बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी के, और ये फीटल लाइफ में। क्रोमोसोम नंबर देखिए, जो यहाँ तक प्राइमरी oocyte में 46 थे, सेकेंडरी oocyte में 23, और जो मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है उसमें भी 23। तो ये थी पूरी प्रोसेस oogenesis की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम बनाना है। तो देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और यही आप बना भी सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले होता है प्राइमोडिकल फॉलिकल, जो इसने नहीं शो कर रखे। तो हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब तो हमने oogenesis की प्रोसेस भी पढ़ ली, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर होता है सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें शो नहीं कर रखा सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें डायरेक्ट टर्शरी फॉलिकल शो कर रखा है, टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रियम। जैसे कि बताया था कि जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक कैविटी होती है एंट्रियम। देखिए ये पूरा जो है, इसमें ये वाली जो जगह है ये है कैविटी, जिसे कहा जाता है एंट्रियम। तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल को। तो सबसे पहले बना प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, इसके बाद बना ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया, जिसके बाद जो बचा हुआ था ग्राफियन फॉलिकल, जो भी मटेरियल सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद, उससे कहा जाएगा कॉर्पस ल्यूटम, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और कॉर्पस ल्यूटम के बाद बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये था इसका डायग्राम। इन्होंने तो डायग्राम के लिए कहा था, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का लेबल डायग्राम पूछा है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा ग्राफियन फॉलिकल का, ये आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी लेना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम। तो सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल के अगर आउटर अपीयरेंस की बात करें, यानी कि बाहर से अंदर जाएँ, तो देखिए सबसे पहले हमें मिलता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना।
ये तो है थीका एक्सटर्ना और ये है थीका इंटरना, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डिफरेंशिएट होती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, जो कि टर्शियरी फॉलिकल बनता है तभी हो जाती है। जो थर्ड है वो है फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स मिलती है इसके अंदर। फिर मिलता है एक एंट्रियम जो कि टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फिर मिलता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कहाँ मिलता है? जो सेकेंडरी ओसाइट होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसे के जो आउटर लेयर होती है, सबसे पहले तो आती है जोना पेलोसिडा जो कि हार्ड कवरिंग होती है। फिर उसके बाद कोरोना रेडिएटा मिलती है। कोरोना रेडिएटा यानी कि आउटर लेयर, जो आउटर प्रोटेक्शन होती है उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। तो ये देखिए, फिर मिलता है कोरोना रेडिएटा, फिर मिलता है जोना पेलोसिडा, फिर है सेकेंडरी oocyte, और ये लास्ट जो कि है कोमलस ओपरस। आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है तो छोड़िए। तो ये था पूरा डायग्राम किसका? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फॉलिकल सेल्स मिलती है, एंट्रियम की कैविटी मिलती है, और फिर सेकेंडरी oocyte की अगर बात करें तो सबसे बाहर मिलता है कोरोना रेडिएटा, फिर मिलता है जोना पेलोसिडा, और फिर मिलती है सेकेंडरी oocyte। एक और डायग्राम देखते हैं जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो डायग्राम था इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं थी, इसलिए मैंने आपको वो पहले वाला डायग्राम दिखाया। तो इसमें भी वही मिलना है आपको ग्रैनुलोसा सेल्स, बेसल लैमिला, एंट्रियम, कोरोना रेडिएटा और कोमुलस ओफरस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग। अब इन्होंने कुछ नेम्स दे रखे हैं, इनके हमें फंक्शन बताने हैं, जैसे कि कॉर्पस ल्यूथम। कॉर्पस ल्यूथम कब बनता है? जैसे ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम को रिलीज कर देता है, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉर्पस ल्यूथम, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसे मेंटेन करने के लिए, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं कॉर्पस ल्यूथम के बारे में। ये है कॉर्पस ल्यूथम का फंक्शन, एक बार देख लेते हैं। कॉर्पस ल्यूथम इज फॉर्म फ्रॉम द रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो ल्यूटियल फेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लास्ट फेज होता है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस टू प्रोलिफरेट एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। क्या करता है कॉर्पस ल्यूथम? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है जो कि एंडोमेट्रियम होती है यूटरस को, उसको मेंटेन कर रखता है जहाँ पर कि इम्प्लांटेशन होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियम। इसका क्या फंक्शन होता है? एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये दो फंक्शन थे इसके। इट इज़ एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। इट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस टेक प्लेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। यानी दो फंक्शन आपको याद रखने के, एक तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है और सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर एंडोमेट्रियम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाया था तो एक स्ट्रक्चर बताया था एक्रोसोम, जो कि हेड के एंटीरियर पोर्शन पर पाया जाता है और जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है एक्रोसोम का? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो ओवम की आउटर लेयर होती है जोना पेलोसिडा, मैंने आपको बताया था कि ये हार्ड लेयर होती है, तो जोना पेलोसिडा को डिसोल्व करने के लिए ये काम आता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो एक्रोसोम इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म। जो एंटीरियर पार्ट होता है हेड का, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर ये पाया जाता है एक्रोसोम। इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प इन डिसोल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखता है जो कि जोना पेलोसिडा को डिसोल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाता है, जिससे कि स्पर्म पेनिट्रेट कर पाता है ओवम में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्पर्म टेल। स्पर्म की टेल का क्या फंक्शन होता है? तो जब स्ट्रक्चर स्पर्म पढ़ाया था तो स्पर्म की टेल का फंक्शन भी बताया था कि स्पर्म की जो टेल होती है वो स्पर्म को मोटिलिटी में हेल्प करती है, उससे मूव करने में हेल्प करती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्पर्म दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर फर्टिलाइजेशन। मूव करने में हेल्प करती है स्पर्म को, जिससे कि क्या होता है स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाता है। लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या होता है? जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्टिमस। जो इन्फंडिबुलम वाला पार्ट होता है उसके आगे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए किस काम आता है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम को रिसीव करने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं फिम्ब्रिए। तो ये देखिए दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द ओवरियन एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जो
जो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है जो ओवरी के सबसे पास पाया जाता है, जैसे कि इनफंडिबुलम जो है, इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे कहा जाता है फिम्ब्रिए। दे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो ओवम जो रिलीज होता है उसे कलेक्ट करने में काम आते हैं फिम्ब्रिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट ईच फॉलोइंग टू मेक इट ट्रू। यहाँ पर हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो उसे हमें ट्रू भी करनी है, यानी कि करेक्ट भी करना है। तो एक एक कर पढ़ते हैं। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, की एंड्रोजन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस की, नहीं, एंड्रोजन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस नहीं किया जाता, एंड्रोजन तो लीडिक सेल से प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये है फॉल्स। और यहाँ पर हम रीजन दें तो एंड्रोजन आज प्रोड्यूस बाय लीडिक सेल नॉट सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ये बिल्कुल सही है कि सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी कहा जाता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। लीडिक सेल आर फाउंड इन ओवरी, नहीं, ये तो टेस्टिस में मिलती है लीडिक सेल, ओवरीज में लीडिक सेल नहीं मिलती। लीडिक सेल सिंथेसिस एंड्रोजन, ये बिल्कुल सही है कि लीडिक सेल एंड्रोजन सिंथेसिस करती है। ऊजनेसिस टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूथम, जो कॉर्पस ल्यूथम होता है उसमें ऊजनेसिस होती है, कॉर्पस ल्यूथम में थोड़ी ना होती है, ग्राफियन फॉलिकल में ऊजनेसिस होती है, तो ये भी गलत है। कॉर्पस ल्यूथम तो ग्राफियन फॉलिकल में जब सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, जब जो स्ट्रक्चर बचा उसे कहता है कॉर्पस ल्यूथम। मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो सीज हो जाती है, रुक जाती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये भी बिल्कुल सही है कि हाइमन का जो प्रेजेंस और एब्सेंट होना, हाइमन का एब्सेंट होना कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर कि हाइमन रप्चर हो जाता है। तो एक बार इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जो कि पहला था फॉल्स की एंड्रोजन प्रोड्यूस सर्टोल सेल से होता है, नहीं सर्टोल सेल से नहीं होता, लीडिक सेल से होता है। लीडिक सेल फाउंड इन टेस्टिस, ओवरीज में नहीं मिलती, टेस्टिस में मिलती है। और ऊजनेसिस टेक प्लेस इन ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ऊजनेसिस कॉर्पस ल्यूथियम में नहीं होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जो चैप्टर 3 है उसमें पूरा एक टॉपिक बना रखा है एनसीईआरटी वालों ने, और पूरा एक टॉपिक दे रखा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यानी कि एक तो हमें डेफिनेशन लिखनी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, और इसके बाद जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए है विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की वेटेज देखकर पता करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो एक नंबर की तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन हो जाएगी, और 1 मार्क्स में आपको क्या लिखना है, जो भी हॉर्मोन्स के खाली नेम लिखने होंगे। और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा, और अगर ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में तो आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें सारे सब कुछ हार्मोन ही है अगर हम हार्मोन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर तो सिंपली ये पूछा गया है कि विच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हार्मोन्स का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा, हार्मोन्स का फंक्शन नहीं पूछा, या फिर ये नहीं पूछा कि कैसे रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि विच हार्मोन, यानी कौन कौन से हार्मोन। तो यहाँ पर हम केवल नाम बताएंगे कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं चलिए इसका आंसर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट एग्जाम्पल मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि फीमेल प्राइमेट जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग में होती है उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट में होती है उसे कहा जाता है ईस्टस साइकिल। तो ये देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आप वो जो एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो फिगर दे रखी है उसमें देखेंगे तो आप यही 4 हार्मोन आपको मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं पार्चुरेशन को इंड्यूस करने में, इंडक्शन करने में पार्चुरेशन का। तो वही है, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है, फिर इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें कि हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। इन्होंने तो बता ही दिया, और बाकी वेटेज पर डिपेंड होता है, आप वेटेज देखकर पता कर सकते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले देखते हैं पार्चुरेशन की डेफिनेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड बाय विगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी कि जब जो फीटस है उसके 9 मंथ कंप्लीट हो जाए, फुली डेवलप्ड हो जाए फीटस, जब
तो अब जो डिलीवरी का टाइम होता है, डिलीवरी को ही पार्चुरेशन कहते हैं। तो जो एक्सपेलिंग आउट का जो एक्ट होता है, यानी कि बच्चे को एक्सपेल आउट किया जाता है फ्रॉम दी मदर की बॉडी से, उस एक्ट को कहा जाता है पार्चुरेशन। फुल टर्म में यानी कि 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं तब एक्सपेल आउट किया जाता है बेबी को मदर की यूट्रस से, उसे कहा जाता है पार्चुरेशन। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड जो कि 9 मंथ का होता है, बाय विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। विग्रस कंट्रैक्शंस होती है जो कि मायोमेट्रियम लेयर होती है, जो कि मिडल लेयर होती है यूट्रस की, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती है जिससे कि जो बेबी है उसे एक्सपेल आउट किया जाता है। दी हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। जो हार्मोन्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली फीटस एंड प्लेसेंटा विच ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब जब जो फीटस हैं वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो उसके सिग्नल्स मिलते हैं फ्रॉम फीटस और प्लेसेंटा और जो फीटस होते हैं वो सिग्नल्स जनरेट कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से, यानी कि जो मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड इंड्यूस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ बेबी। यानी कि पहले जैसे ही फीटस का फुली डेवलपमेंट हुआ तो फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल्स गए जिससे कि के बाद पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और ऑक्सीटोसिन ने क्या किया कि जो यूटस थे उसके कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा दिया जिससे कि वो एक्सपेल आउट हो सके। तो ये था ऑक्सीटोसिन का वर्क कि वो यूटस के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है। और जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज बाय द ओवरी वाइडन द वेजाइना टू फैसिलिटेट बर्थ। ऑक्सीटोसिन तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है जिससे कि वो एक्सपेल आउट हो पाए, और जो रिलैक्सिन है वो क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर पार्ट होता है यानी कि एक्सटर्नल पार्ट हो जाए, वेजाइना होती है, वहाँ से जहाँ से कि फीटस को एक्सपेल आउट किया जाएगा उसे थोड़ा वाइडन कर देगा जिससे कि जो फीटस का एक्सपेल आउट हो तो वो आसान हो। फीमेल जो मदर की बॉडी है उससे जो बेबी है उसका एक्सपेल आउट हो सके। तो ये देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अवर सोसाइटी द वीमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। कि हमारी सोसाइटी में डॉटर्स को बर्थ देने पर जो फीमेल्स हैं उन्हें ब्लेम किया जाता है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सही नहीं है। हमें ये एक्सप्लेन करना है किस लेवल पर, कि हमें यहाँ पर वो बताना है कि एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, XY होते हैं मेल में, यानी कि एक साइंस के स्टूडेंट की तरह हमें ये एक्सप्लेन करना होगा क्रोमोसोम्स के लेवल पर। तो ये आपको पता ही होगा कि देखिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ एक बार, फिर हम इसे पढ़ लेंगे कि जो मेल होता है उसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y, यानी कि जो लास्ट 23 पीरियड ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें दो तरह के गैमेट होते हैं, X और Y। और जो फीमेल होती है उसमें वन तरह के ही गैमेट होते हैं यानी कि XX। तो जब एक्स मिलेंगे तो बनेगी फीमेल। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो गैमेट मिलेंगे, यानी कि एक गैमेट है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और जो दूसरा गैमेट है उसमें भी एक्स क्रोमोसोम है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो एक्स कंडीशन बनेगी जिसमें बन जाएगा फीमेल। और अगर एक्स यानी कि मेल से मान लीजिए Y आ गया और फीमेल से मान लीजिए X आ गया तो बन गया XY, तो इसमें जो हो गया वो बन गया मेल। तो यानी कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो डॉटर को बर्थ देने के लिए जो ब्लेम है जो कि मदर को किया जाता है वो गलत है। साइंटिफिक अगर हम देखें तो वो तो उस पर फादर पे डिपेंड होता है। वैसे तो किसी का ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो उसके फादर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उन पर डिपेंड होगा। तो इट इज़ नॉट करेक्ट टू ब्लेम वीमेन फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। द मेल स्पर्म कंटेन XY क्रोमोसोम वेयर द फीमेल गैमेट ओनली X क्रोमोसोम। मेल XY कंटेन करते हैं क्रोमोसोम और फीमेल ओनली X करती हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम कंबाइन विद कैरी X क्रोमोसोम, तो फीमेल यानी XX मिला, एग भी X एग X और फीमेल X, तो जिससे बन गया फीमेल। XX जाइगोट बना जिससे बना फीमेल, विच वुड बी फीमेल when sperm of Y chromosome combined with egg contain X chromosome, XY is formed which is male, यानी XY जाइगोट बना तो उससे बन गया मेल। Thus scientifically sex of baby is determined by the father not by the mother as blamed in your society। तो जो सेक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो फीटस का सेक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फादर पे, नोट मदर पर डिपेंड नहीं होता। तो अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। हाउ मेनी अगर रिलीज बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ।
एक मंथ में ह्यूमन ओवरी कितने एग रिलीज करती है? एक एग रिलीज करती है, 1 एग रिलीज करती है। हाउ मेनी ऑफ एग डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? अगर मदर आइडेंटिकल ट्विंस को बर्थ देती है तो कितने ओम रिलीज करेगी? तो भी 1 ही रिलीज करेगी, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। एक ही ओम में क्या होता है कि 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे कि 2 जाइगोट बन जाते हैं और जिससे आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बोर्न फ्रेटर्नल? अगर चिल्ड्रन बोर्न हो यानी ट्विंस बोर्न हो फ्रेटर्नल हो तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? हाँ, टू या फिर मोर ओवम्स भी रिलीज हो सकते हैं ओवरी से, अगर वो फ्रेटर्नल हो। फ्रेटर्नल यानी कि भाई जैसे हो, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस ना हो, एक दूसरे के जैसे दिखते हो। तो एक बार देख लेते हैं इनके आंसर्स भी। ओनली 1 एग इज रिलीज बाय अ ह्यूमन फीमेल ovary in a month. Only 1 egg is released if the mother give birth to identical twins. Yes, 2 or more egg are released in case of fraternal twins are born. तो चलिए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी एग डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज? एक फीमेल डॉग है जो कि 6 पपीज को बर्थ देती हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि कितने एग रिलीज होंगे? जब 6 पपीज को बर्थ देगी तो इसका मतलब 6 एग ही रिलीज होंगे। तो देखिए 6 एग आर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग इफ इट गिव बर्थ टू 6 पपीज, यानी 6 पपीज को अगर वो बर्थ देती है तो 6 पपीज ही रिलीज होंगे। एट लास्ट यहाँ पर होते हैं हमारे कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप ट्रिक्स18 को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।